नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। और आज की जो क्लास है वो वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखा है, वो है पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरणीय समस्याएं और प्रमुख उसको लेकर के आगामी रणनीतियां हैं। दोस्तों, इस क्लास के अंदर अभी पीछे सेकंड ग्रेड का संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ वो मैंने क्वेश्चन लिए, वो क्वेश्चन देखे। अभी सितंबर के अंदर 2025 में जो आपके पेपर जो हुए सेकंड ग्रेड के, उसमें जो क्वेश्चन पूछे, यानी कि इस टॉपिक के जितने जो क्वेश्चन अभी इन 2 सालों में 1 साल में पूछे हैं उनके अकॉर्डिंग जो कंटेंट तैयार किया गया है। जैसे कि पर्यावरण समस्या को लेकर कौन कौन से सम्मेलन हुए, जैसे हमारी जो क्लास रहेगी इस क्लास के अंदर ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे कि ये जो हमारे टॉपिक हैं, जैसे जलवायु जो परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज, ओजोन का क्षरण, अम्लीय बरसात, ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी जो सम्मेलन हुए हैं, कब हुए, कहाँ पे, उनकी थीम क्या थी और उनको लेकर के क्या कुछ लक्ष्य या जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन को लेकर के जो आगामी जो प्लानिंग की गई थी वो किस सम्मेलन में की गई थी। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के ऊपर जो सम्मेलन हुए हैं कब कहाँ पे हुए और जैव विविधता के प्रमुख हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण विभिन्न जो संगठन कौन कौन से हैं, उनके सम्मेलन कब और कहाँ पे किए गए थे। और इसके अलावा प्रमुख पर्यावरण से संबंधित जो दिवस है, बायोडाइवर्सिटी दिवस है, जल दिवस पढ़ते हैं, पर्यावरण दिवस पढ़ते हैं, वानिकी दिवस पढ़ते हैं। तो ये जो दिवस है इसकी थीम और इनका कहाँ पे कब आयोजित किए गए, ये सारा जो टॉपिक हम इस क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली है। लेकिन इस कंटेंट के अंदर दोस्तों तैयार करने में महज 10-12 दिन तैयार लगते हैं, न जाने ऑफिशियली साइट से हैं। तो आप लोगों की ओर से प्रतिक्रिया, रिएक्ट, एक अच्छा सा कमेंट हम लोगों को एक प्रकार से मोटिवेशन देने वाला होता है, पुनर्बलन देने वाला होता है। तो उम्मीद करेंगे ये मोटिवेशन, ये प्यार आपका बना रहे, इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का, ताकि हम और मोटिव होकर के और अच्छा टॉपिक आपके लिए कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम लेते हैं आज के टॉपिक के अंदर जलवायु परिवर्तन प्लस ग्लोबल वार्मिंग के कंसेप्ट को हम समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पे CO2 वह अन्य ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ने से, CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हुई है और जिसके फलस्वरूप वैश्विक स्तर के ऊपर तापमान बढ़ा है और इससे ग्लोबल वार्मिंग या फिर इसको भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। और भूमंडलीय तापन से क्या कुछ होता है, जलवायु का स्वरूप है, जलवायु का जो प्रतिरूप है, संरचना है, वो चेंज हो रही है, बदल रही है और जिससे इस सदी के अंत तक महासागरों का जो जल स्तर है वो 1.5 मीटर तक बढ़ जाने की संभावना है। और आगे चलते हैं, इसके बाद में एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के माध्यम से किस प्रकार से ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ रहा है, स्ट्रक्चर से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रीन हाउस जो गैस हैं, यहां पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, भूमंडलीय जो तापमान है वो बढ़ रहा है, भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है और इससे क्या हो रहा है, ध्रुवीय जो बर्फ है वो पिघल रही है, समुद्री जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और इससे अनियमित बरसात हो रही है, ऋतु का जो चक्कर है वो भी अव्यवस्थित हो रहा है और इससे जनसंख्या का विस्थापन हो रहा है और जैव विविधता का इससे ह्रास हो रहा है। तो इस प्रकार से एक साइकिल के माध्यम से हमने इसको समझा है। और आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है वो कौन कौन से, जिनको कोप कहते हैं, जिनको कोप के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जलवायु परिवर्तन के ऊपर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCC, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन के ऊपर प्रथम बहुपक्षीय सम्मेलन। तो साथियों हम बात करेंगे सबसे पहले कोप जो फर्स्ट हुआ वो बर्लिन सम्मेलन, और ये हुआ कब था, 1995 के अंदर, 1995 में हुआ था और यह NFCC का प्रथम सम्मेलन था, यानी कि यह संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन का प्रथम सम्मेलन था, कोप फर्स्ट बर्लिन के अंदर 1995 के अंदर। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कोप थर्ड जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है और ये कब हुआ, 1997 के अंदर हुआ था। इसमें हम देखेंगे बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य तय किया गया, निर्धारित किया गया और इसके अंदर ही कार्बन क्रेडिट की अवधारणा है वो कहां से आई थी, इसी से ही आई थी। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा वो यहीं से आई है। और आगे कोप 15 जिसको हम बात कहेंगे कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन कहते हैं,
जो हुआ कब 2009 के अंदर हुआ था। इसमें उत्सर्जन लक्ष्यों के ऊपर है ये केंद्रित रहा था। आगे चलते हैं कोप 16 कोप 16 जो कि कानकून सम्मेलन के नाम से जाना जाता है और ये कब हुआ 2010 के अंदर हुआ था। इसमें हम देखेंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना हुई। ये अच्छा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन से कोप सम्मेलन के अंदर या कौन से सम्मेलन के अंदर ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना हुई। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी कानकून सम्मेलन 2010 कोप 16 के अंदर ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना हुई। और इसके बाद में कोप 21 कोप 21 कोप 21 जिसको पेरिस समझौता कहते हैं 2015 का। और इसमें क्या हुआ, इसमें यह प्रावधान हुआ कि वैश्विक स्तर के ऊपर तापमान वृद्धि के वैश्विक स्तर के ऊपर तापमान वृद्धि के 2 डिग्री सेल्सियस से काफी इसको कम करना है। और आगे चलते हैं, सबसे खास यहाँ पे कोप 26 जो कि ग्लासगो जलवायु समझौता के नाम से जाना जाता है। ये कोप 26 जो कि ग्लासगो जलवायु समझौता के नाम से जाना जाता है 2021 के अंदर। युवा कहाँ पे, ग्लासगो ब्रिटेन स्कॉटलैंड में हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो ब्रिटेन स्कॉटलैंड में हुआ था। सबसे काम की बात क्या है, इस कोप 26 के अंदर क्या निर्धारित हुआ, यानी कि जो वैश्विक तापमान है उसको 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वापिस सुनिएगा, जो कोप 26 था ग्लासगो का जलवायु समझौता था, उसमें हम पढ़ेंगे वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए 2050 तक नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लेकिन मैं भारत की बात करूंगा कि भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है ना भारत का, वो कब तक का, 2070 तक का है। कल को पूछ ले तो ग्लासगो में 2050 तक का, और भारत का पूछा जाए तो कब तक का, 2070 का आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, कोप 29 2024 का है। कोप 29 2024 का जो कि बाकू सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कहां पे हुआ, बाकू के अंदर हुआ था। कोप 29 जो कि बाकू सम्मेलन के नाम से है, और ये हुआ कब, 2024 के अंदर हुआ था, बाकू में हुआ था। और यह बाकू अजरबैजान में, कहां पे हुआ, बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जलवायु वित्त के नए लक्ष्य निर्धारित करना। और ये क्वेश्चन सेकंड एग्जाम 2025 के अंदर पूछ लिया गया था। तो कोप 29 जो कहां पे, वो बाकू सम्मेलन में हुआ था अजरबैजान के अंदर, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था, जलवायु या क्लाइमेट फाइनेंस के नए लक्ष्य निर्धारित करना था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। और आगे चलते हैं, विकसित देशों ने 2035 तक विकासशील देशों के लिए हर साल 300 बिलियन यूएसडी डॉलर जुटाने का संकल्प लिया। वापस सुनिएगा, विकसित देशों ने 2035 तक विकासशील देशों के लिए हर साल 300 बिलियन यूएसडी डॉलर जुटाने का संकल्प लिया है। और नया लक्ष्य पिछले 100 से 300 बिलियन यूएसडी यानी कि 3 गुना है। तो नया लक्ष्य क्या है, पिछले 100 से 300 बिलियन यानी कि 3 गुना है, से ज्यादा है। आगे चलेंगे, कोप 30 जो कि बेलेम समझौता के नाम जाना जाता है। कहां पे हुआ, बेलेम के अंदर हुआ था। ये कहां पे, ब्राजील के है। तो ब्राजील के बेलेम में हुआ था ये। कोप 30 पढ़ेंगे जो कि बेलेम समझौता के नाम से जानते हैं। ये हुआ कहां पे, ब्राजील के अंदर हुआ था। कब हुआ था, यह है 10 से लेकर के 21 नवंबर 2025 तक को ये आयोजित किया गया था। और बेलम पढ़ेंगे, बेलम अमेजन वर्षा वन के प्रवेश द्वार पर स्थित है। तो बेलम अमेजन वर्षा वन के प्रवेश द्वार के ऊपर अवस्थित है। और आगे चलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है वनों के संरक्षण, अमेजन वर्षा वन और बायोडायवर्सिटी जैव विविधता का संरक्षण। और इसको अमेजन कोप फॉरेस्ट कोप भी कहते हैं। तो इसको अमेजन कोप या फॉरेस्ट कोप भी कहते हैं। और नेक्स्ट इसका मुख्य लक्ष्य पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। और देशों ने 2035 तक जलवायु कार्रवाई के लिए हर साल कम से कम 1.3 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर जुटाने का संकल्प लिया है। तो प्रश्न आपका यहां से ही बनेगा। तो प्रश्न आपका यहीं से बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि लेटेस्ट है ये बेलेम समझौता। कोप 30 ब्राजील के अंदर, अमेजन फॉरेस्ट कहते हैं, फॉरेस्ट कोप भी कहते हैं। और इसका टारगेट पढ़ेंगे 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का टारगेट है। और देशों ने 2035 तक
जलवायु कार्रवाई के लिए हर साल कम से कम 1.3 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर जुटाने का टारगेट या संकल्प लिया है। और आगे चलते हैं। नोट, ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFFF लॉन्च की है। ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFFF है वो भी लॉन्च की है। और यह एक पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस मॉडल है। यह एक प्रकार से पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस मॉडल है जहां पर उन देशों को भुगतान किया जाता है जो अपने उष्णकटिबंधीय वनों को सुरक्षित रखते हैं। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 125 बिलियन यूएसडी डॉलर इकट्ठा करना, जुटाना। और फंड का 20%, फंड का जो 20% है ना इसका, वो सीधे ही स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को सीधा जाएगा। 20% स्थानीय समुदाय को, स्वदेशी लोगों को जाएगा। आगे चलते हैं। COP31 ये इस साल का है, इस साल होगा 2026 के अंदर, नवंबर में होगा ये। और देख लीजिएगा आपके एग्जाम में COP31 देखेंगे, दोनों महत्वपूर्ण है। COP31 जो कि नवंबर 2026 के अंदर तुर्की के अंताल्या में आयोजित होगा। तो COP31 कहां पे आयोजित होगा? ये अंताल्या में आयोजित होगा। कहां पे? तुर्की के अंदर होगा, नवंबर 2026 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? पेरिस समझौते के जो लक्ष्य थे उनको लागू करना। पेरिस समझौते के जो हमने पीछे लक्ष्य पढ़े थे उनको लागू करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और इसका जो होस्ट करने वाली कंट्री है वो कौन सी? तुर्की। तो इसकी मेजबानी, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तुर्की करेगा। लेकिन इसकी वार्ता की जो अध्यक्षता पूछे ना COP31 की, तो वह कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो वार्ता की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। अंताल्या तुर्की के अंदर COP31 होगा। मुख्य उद्देश्य क्या है? पेरिस समझौते का जो लक्ष्य है उसको अप्लाई करना, लागू करना है। और आगे है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के ऊपर कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं हम वो पढ़ेंगे। जैव विविधता के ऊपर, तो जैव विविधता सम्मेलन 1993 से लागू हुए। सबसे पहला प्रश्न, जैव विविधता सम्मेलन 1993 से लागू हुए। उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करना। और सबसे पहला पढ़ेंगे यहाँ पे नागोया सम्मेलन। नागोया सम्मेलन कब हुआ? 2010 में। इसे वर्ष 2011 से लेकर के 2020 के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया। तो जैव विविधता दशक घोषित किया गया है वो कब? 2011 से लेकर 2020 के। और कौन से सम्मेलन में हुआ था जैव विविधता दशक? कौन से सम्मेलन में घोषित हुआ था? तो ये हुआ था नागोया सम्मेलन 2010 में किया गया था। और जापान के नागोया में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिसको सीबीडी भी कहते हैं, यह 10वीं बैठक थी। सीबीडी यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसको सीबीडी की है, 10वीं बैठक थी, जो कहां पे हुई थी? जापान के नागोया में आयोजित हुई थी। अब देखेंगे विश्व के प्रमुख बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के हॉटस्पॉट। वर्ल्ड में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? तो कुल कितने? 36 हैं। और एशिया पढ़ेंगे, एशिया, प्रशांत, हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान, फिलीपींस, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड और वोलेसेरिया। भारत का पढ़ेंगे कि अफ्रीका का पढ़ेंगे। अफ्रीका के अंदर मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीप समूह में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, कांगो बेसिन। अमेरिका में पढ़ेंगे तो अमेरिका में अमेजिन, बरसावन, मेसो अमेरिकन जंगल, कैरेबियाई द्वीप समूह है। और कैलिफोर्निया, फ्लोरिस्टिक प्रांत। और ब्राजील का कौन सा? सेराडो है। और यूरोप का देखेंगे तो भूमध्य सागरीय बेसिन, काकेसस है। अब मेन यहाँ पर पिछली बार सेकंड ग्रेड पूछा गया था, भारत के हॉटस्पॉट है। तो भारत के 4 प्रमुख जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। तो भारत के कुल कितने? 4 प्रमुख जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। पीछे 36 पढ़े थे, भारत के 4 हैं। हिमालय, तो हिमालय का देखेंगे तो इसमें संपूर्ण हिमालय का क्षेत्र आ जाएगा हिमालय के अंदर। दूसरा देखेंगे पश्चिमी घाट और श्रीलंका, तो इसमें ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक का क्षेत्र है। तीसरा है इंडो बर्मा, इसमें पूर्वोत्तर भारत यानी कि असम और अंडमान को छोड़ करके आ जाएगा। और इसके बाद है सुंडालैंड, जिसमें निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। और आगे सतत विकास पर सम्मेलन। सतत विकास के ऊपर कौन कौन से प्रमुख सम्मेलन हुए, नाम, उनकी स्थापना और उनकी क्या खूबियां रही है। सबसे पहले नंबर हम देखेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर पर्यावरणीय एवं सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुआ था। और यह सम्मेलन हुआ था, इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई? 1992 में हुई थी।
विशेषता क्या है? जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास पर रियो घोषणा का पत्र हुआ, जो इसमें एजेंडा 21 या जिसको सतत विकास संबंधित कार्य योजना भी कहा जाता है। और इसके 5 साल के बाद हुआ था। पहला सम्मेलन की बात करेंगे, इसकी स्थापना के 5 साल के बाद हुआ, जिसमें पूर्व के अंदर जो सम्मेलन हुआ उसकी समीक्षा की गई थी, जिसको रियो प्लस 5 भी कहते हैं, जो कि 5 साल के पश्चात हुआ था। और यह एजेंडा 21 के 5 सालों की जो कार्य है ना, उनकी रिव्यू के लिए, उनकी समीक्षा के लिए है, इसीलिए इसको रियो प्लस 5 भी कहा जाता है। और इसके बाद वाला 10 साल के बाद हुआ, तो जिसको रियो 10 कहते हैं, जिसको रियो 10 कहा जाता है, जो कि जोहान्सबर्ग सम्मेलन साउथ अफ्रीका में हुआ था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन साउथ अफ्रीका में हुआ था 10 साल के बाद, 1992 2002 में हुआ। तो इसमें सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। प्रश्न आ जाए सतत विकास के ऊपर विश्व शिखर सम्मेलन, ये जोहान्सबर्ग का है, रियो का, जोहान्सबर्ग का। और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसको मिलेनियम डेवलपमेंट ऑफ गोल भी कहते हैं, एमडीजी भी कहते हैं, और इसको एमडीजी को 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो एमडीजी यानी कि मिलेनियम और डेवलपमेंट ऑफ गोल को कब तक प्राप्त करने का टारगेट रखा गया था? 2015 तक प्राप्त करने का टारगेट रखा गया था। आगे चलते हैं, रियो प्लस 20 यानी कि हम बात करेंगे इसके 20 सालों के बाद में है। रियो प्लस 20 यानी कि जो रियो सम्मेलन था 1992 का, उसके 20 सालों के बाद में है। तो रियो प्लस 20 रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 20 साल के बाद आयोजित हुआ था, यानी कि 2012 में आयोजित हुआ था। इसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के स्थान पर एसडीजी अगले 15 साल तक, यह है अगले 15 साल तक यानी कि 2030 के लिए घोषित हुआ। तो एमडीजी की बजाय एसडीजी, और एसडीजी के अंदर कुल 17 तो लक्ष्य और 169 प्रयोजन थे। एसडीजी सतत विकास लक्ष्य, तो एमडीजी की बजाय एसडीजी, जिसको 2030 तक के लिए घोषित किया गया, कौन से सम्मेलन के अंदर है? रियो प्लस 20 रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर हम बात करेंगे, 2012 में हुआ था। तो एमडीजी की बजाय एसडीजी आ जाएगा, जिसमें कुल 2035 तक का, सॉरी 2030 तक का पढ़ेंगे, उसमें कुल 17 तो लक्ष्य होंगे और 169 इसमें प्रयोजन शामिल है। और अब आगे चलते हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न सम्मेलन कौन कौन से हैं? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन और देख लीजिएगा। तो यहां दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले 1972 का स्टोक होक सम्मेलन। 1972 का कौन सा है? स्टोक होक सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन, जो कि पर्यावरणीय मुद्दों के ऊपर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर। वापस सुनिएगा, पर्यावरणीय मुद्दों के ऊपर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन पूछ लिया गया है। पर्यावरणीय मुद्दों के ऊपर पहला वैश्विक शिखर जो सम्मेलन था, तो जो हुआ 1972 के अंदर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन था, जो कि वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के ऊपर पहला शिखर सम्मेलन था। यह सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया, और यह 5 जून से लेकर के 16 जून 1972 तक चला था। और इसी की याद में हर साल 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसी की याद में ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और प्रथम पर्यावरण दिवस कब बनाया? पेपर में आ जाइए, पहला एनवायरमेंट डे कब बनाया? तो 5 जून 1973 को बनाया था, जिसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। ये प्रश्न पूछा गया है कि पहले पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ प्रथम पर्यावरण दिवस की थीम थी। जो साथी नए हैं, आपका एक लाइक कमेंट शेयर बहुत कुछ हमको मोटिव करने वाला होता है। और जो बच्चे क्लास की पीडीएफ की डिमांड करते हैं, क्लास आने के 2 दिन के बाद में जीके विद्या के जंग टेलीग्राम में आपको इस क्लास की पैनल पीपीटी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, 1992 का रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है। 1992 का रियो पृथ्वी सम्मेलन, इसे अर्थ समिट भी कहते हैं, इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। और यहां से 3 मुख्य संधियां निकली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 का रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसको अर्थ समिट भी कहते हैं। यहां से 3 प्रमुख संधियां निकली है। वो 3 संधियां कौन कौन सी हैं, उनके उद्देश्य कौन कौन से हैं, वो अपनी देखेंगे। एक तो आएगा UNFCCC, जिसको जलवायु परिवर्तन भी कहा जाता है, जिसको हम देखेंगे यू बोले तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, ये नाम रहेगा UNFCCC। दूसरा पढ़ेंगे CBD, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और जैव विविधता के ऊपर सम्मेलन था। भारत 1994 से इस सम्मेलन का सदस्य है। ये अच्छा प्रश्न आ जाएगा कि भारत इस सम्मेलन का जो सदस्य है वो कब से है? तो भारत इस सम्मेलन का सदस्य कब से है? 1994 से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और इसके बाद में है UNCCD, जिसकी स्थापना कब हुई? 1994 के अंदर हुई थी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1994 के अंदर हुई थी। विशेष रूप से अफ्रीका में, विशेष रूप से अफ्रीका का जो डेजर्ट है, विशेष रूप से अफ्रीका के जो मरुस्थल हैं उसमें भूमि क्षरण से निपटने के लिए, इसको हम थार की मरुस्थल की बात करेंगे। थार में मरुस्थलीकरण को निपटने के लिए नाड़ी है, टोबा, खड़िन, इस प्रकार से ये कुछ प्रक्रियाएं या कुछ संरक्षण को लिए परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां हैं। उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका के अंदर ये मरुस्थलीय भूमि क्षरण से निपटने के लिए कुछ युक्तियां हम कह सकते हैं, और UNCCD की एस्टेब्लिश जो हुई थी वो 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ये थे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के 3 प्रमुख संधियां यहां से निकली थी। इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट नाम, तो यहां बात करेंगे, एक आ जाएगा जेनेवा प्रोटोकॉल। जेनेवा प्रोटोकॉल जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर 1925 में संधि हुई थी। 1925 में संधि हुई थी और इस संधि को लागू कब किया गया? 1928 में लागू किया गया। 1925 में संधि हुई थी, लागू 1928 में किया गया था। रासायनिक व जैविक हथियारों के ऊपर प्रतिबंध, तो इसमें क्या हुआ? रासायनिक और जैविक हथियारों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद है रामसर सम्मेलन जो कि ईरान के अंदर है। रामसर सम्मेलन कहां पे हुआ? ईरान के अंदर हुआ था, 1971 के अंदर ईरान के रामसर में हुआ था। तो यहां पे क्या था? वेटलैंड जो भूमि है, आर्द्र भूमि है, उसको संरक्षित करने के लिए एक बैठक हुई थी। यह किसी एक विशेष इकोलॉजिकल तंत्र सिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र या आर्द्र भूमि से जुड़ी हुई है, और वैश्विक संधि वाला एकमात्र सम्मेलन है जो कि 1975 में लागू हुआ। तो सम्मेलन हुआ 1971 के अंदर, लेकिन यह सम्मेलन लागू कब हुआ? 1975 में लागू हुआ था। इसमें क्या है? आर्द्र भूमियों व उनके संसाधनों के संरक्षण और उनके युक्ति संगत उपयोग हेतु एक अंतर सरकारी और बहुदेशीय सम्मेलन हुआ था। भारत इसमें कब शामिल हुआ? 1982 में शामिल हुआ था। भारत 1982 में शामिल हुआ, और भारत में सबसे पहले जो रामसर साइट की बात करेंगे वो चिल्का झील ओडिशा के शामिल की गई थी। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में सबसे पहले रामसर साइट जो बनी थी वो केवलादेव बनी थी। राजस्थान का 5वां जो रामसर साइट है वो बना था दिसंबर 2025 के अंदर। दिसंबर 2025 के अंदर वह किसको बनाया गया? सिलीसेट झील को बनाया गया है। खिंचन भी है, मेनार भी है, सांबर भी है, केवलादेव भी है और सिलीसेट भी बन चुकी है। और इसके बाद में अगला है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन जो कि 1989 को हुआ था। बेसल कन्वेंशन यह है विकसित देशों से विकासशील देशों व कम विकसित देशों LDC के मध्य होने वाले खतरनाक अपशिष्टों के स्थानांतरण पर रोक लगाता है, और यह 1992 से प्रभावी है। तो 1992 से प्रभावी है ये कन्वेंशन था। 1989 को यह प्रभावी कब से है? 1992 से प्रभावी है, परंतु यह रेडियो एक्टिव पदार्थों के हस्तांतरण पर रोक नहीं लगाता है। भारत में यह 1992 से लागू हुआ। तो भारत में 1992 में लागू हुआ। रामसर साइट की बात करेंगे, भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था, और जीवन प्रोटोकॉल की बात करेंगे यह 1928 के अंदर लागू हुआ था। और अब आगे चलते हैं अनवरत जैविक प्रदूषक POP पर स्टॉकहोम सम्मेलन। अनवरत जैविक प्रदूषक जिसको POP कहते हैं, वहां का एक इनके ऊपर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। यह 2001 में हुआ था। यह एक वैश्विक संधि है जिसमें मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को रसायन से बचाना है, और यह संधि 2004 से अस्तित्व में आई। भारत में 2006 से लागू है। तो सम्मेलन था 2001 का, और फिर हम पढ़ेंगे 2004 से अस्तित्व में आई। लेकिन भारत की बात करेंगे तो भारत में लागू कब से है? 2006 से लागू है। इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे वन्य जीव वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों का एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन सिटीज जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, और यह 1975 में लागू हुआ था। इसमें क्या था? प्रावधान था इसमें यह था कि वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना, और इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। और भारत सिटीज में 1976 में शामिल हुआ। तो भारत इसमें कब शामिल हुआ? 1976 के अंदर शामिल हुआ था।
नेक्स्ट अगला पढ़ेंगे प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन। प्रवासी जो प्रजाति है उनके संरक्षण पे सम्मेलन जो हुआ था ना, ये बोन जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में संधि हुई थी और ये संधि हुई थी 1979 के अंदर, लेकिन यह लागू कब हुई थी? 1983 में। संधि हुई 1979 में, लागू कब? 1983 में हुई थी। इसे बोन सम्मेलन भी कहा जाता है क्योंकि जर्मनी के बोन शहर में हुआ था। और वैश्विक स्तर पर प्रवासी वन्य जीव और उनके आवासों को संरक्षित करना था। भारत 1983 से इसका सदस्य है, तो भारत 1983 से इसका मेंबर बना है। और आगे चलते हैं, तो अगला जो कंसेप्ट है वो है ओजोन परत का क्षरण होना। इसके प्रभाव क्या क्या है? तो ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक रक्षा कवच का काम करती है। ओजोन परत है पृथ्वी के लिए एक रक्षा कवच का काम करती है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में स्थित पर ओजोन परत कहलाती है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के बीच में स्थित ओजोन परत कहलाती है, जो सूर्य से आने वाली यूवी या सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी रक्षा करती है। सूर्य से जो किरणें आती है उनसे हमारी यह रक्षा करती है। नेक्स्ट देखेंगे, ओजोन परत गैस की एक लेयर है जिसमें एक तरफ ओजोन गैस निर्माण होता है तथा दूसरी तरफ क्या है? विघटन होता रहता है। अब क्या है, ओजोन का क्षरण किस प्रकार से हो रहा है, किन कारणों की वजह से हो रहा है, हम वो पढ़ेंगे। तो ओजोन का क्षरण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, मिथाइल क्लोरोफॉर्म CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि के कारण से ओजोन के निर्माण की तुलना में विघटन होने में लगता है। तो CFC की वजह से उनके निर्माण की तुलना में इसका विघटन ज्यादा होने लगता है और ओजोन के निर्माण की तुलना में विघटन अधिक होने लगा है, जो कि हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ओजोन परत क्षरण के मानव जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो आपको पता भी है, जैसे कि त्वचा का, स्किन का कैंसर होना, मोतियाबिंद और अन्य नेत्र दोष में वृद्धि होना, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाना, जीवों का आनुवांशिक पदार्थ DNA भी प्रभावित हो रहा है इसकी वजह से। और ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए कौन कौन से इंटरनेशनल के सेमिनार, वेबिनार इत्यादि आयोजित किए गए हैं, कब कहां पे आयोजित किए गए हैं, तो हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोटोकॉल हुए थे। सबसे पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सबसे पहला पढ़ेंगे वो आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण हेतु हुआ था। 16 सितंबर 1987 को इसमें क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उत्पादन और उसके उपयोग के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत है। इसी वजह से यह 16 सितंबर को हुआ था, तो 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया था। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को। लेकिन प्रथम ओजोन दिवस या ओजोन संरक्षण दिवस कब बनाया गया, तो पहला पूछे प्रथम ओजोन संरक्षण दिवस कब बनाया गया था? 16 सितंबर 1995 को प्रथम ओजोन परत संरक्षण दिवस बनाया गया था, 16 सितंबर 1995 को है। दूसरा पढ़ेंगे वियना कन्वेंशन, जो कि हुआ कब था? 1985 में हुआ था, और इसमें क्या था? यह भी ओजोन परत के संरक्षण के लिए था। तीसरा पढ़ेंगे कि गाली समझौता, जो कि 2016 में हुआ था, और यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संशोधन के लिए था। जो पहला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जिसमें CFC का उपयोग, उसका प्रतिबंध लगाया गया था, उसके बारे में संशोधन से जुड़ा हुआ कौन सा है? किंगाली समझौता 2016 का सॉरी। अब चलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें वायुमंडल में मौजूदा गैस CO2, CH4, मीथेन गैस सूर्य की गर्मी को रोक लेती है, जिससे पृथ्वी की जो सतह है वो गर्म हो रहती है, और यह प्रक्रिया जीवन के लिए एक अनवरत है, जरूरी भी है। लेकिन यह प्रक्रिया नहीं होती तो पृथ्वी एक शीत ग्रह होता है, पृथ्वी एक शीत ग्रह होता है। लेकिन मानवीय गतिविधियों बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान में खतरनाक वृद्धि हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं सामने आ रही है, ग्लेशियर इत्यादि पिघल रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। और हरित गृह प्रभाव हेतु कौन कौन सी उत्तरदायी गैसें हैं और गैसों का उनके हरित गृह प्रभाव में कितना कितना % योगदान है? सबसे पहले पढ़ेंगे, नंबर फर्स्ट है CO2, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक सांद्रण है वो किसका? CO2 का है। 60% से अधिक किसका भाई? CO2 का है। इसके बाद में CH4 मीथेन मार्स गैस, जिसका कितना रोल है? 20% है। इसके पश्चात में CFC जो आपने ओजोन वाले में पढ़ा था, इसका कितना है? 14% है। इसके पश्चात नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जो कि 5 से तकरीबन 6% अपनी भूमिका निभाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर। नेक्स्ट जल वाष्प और धूल के कण,
तकरीबन 1%, और इसके पश्चात में है ओजोन, इसके बाद पढ़ेंगे O3 ओजोन, जो कितना है 1% है। तो ये इनकी भूमिका है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एसिड रेन। अम्ल वर्षा क्या है, उसके इफेक्ट क्या क्या है। अम्ल वर्षा वह स्थिति जब वायुमंडल में मौजूद सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बरसात के जल के साथ मिलकर के धरती पे आते हैं, तो वो क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। और एसिड रेन के रीजन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, NO नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, ये सारे क्या है, एसिड रेन के फैक्टर है, एसिड रेन के हम रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माने जाएंगे। नेक्स्ट है इसको लेकर के कौन कौन से प्रोटोकॉल हुए थे, तो एक आएगा हेलेस्की प्रोटोकॉल जो कि 1985 का, हेलेस्की प्रोटोकॉल 1985 का। और अम्ल वर्षा हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पढ़ेंगे तो SO2। और SO2 के उत्सर्जन कम करने के लिए किया गया समझौता था, जो कहां पे हुआ था, हेलेस्की में हुआ था, 1985 में हुआ था। अब है अम्ल वर्षा का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले मिट्टी के ऊपर क्या पड़ता है, मिट्टी से पड़ने से मिट्टी में खनिज और पोषक तत्व है मिट्टी के जो नष्ट हो जाते हैं, और उनकी मिट्टी में उसकी उर्वरता है, उसकी उत्पादकता है, उसका ह्रास होता है, उत्पादकता कम होने लगती है। मिट्टी की जो केमिकल होती है, उसमें केमिकल जो रसायन होती है, उनकी संरचना बढ़ जाती है। जल स्रोतों पे झील नदी की अम्लता बढ़ जाने से उनका जैविक समुदाय समाप्त होता है। झील हो गया, नदी है, उनका जल के अंदर मिल जाने से उनमें अम्लता की सांद्रता बढ़ जाती है। वनस्पति के ऊपर मृदा व जल की अम्लता बढ़ने से पादप और जंतु व जैविक प्रक्रियाओं का अवनयन होता है। पादप पत्तियों का रंध्र बंद हो जाते हैं, वह इससे क्या है, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस है वो भी प्रभावित होती है, और इससे जैविक क्रिया मंदी पड़ जाती है। नेक्स्ट भवनों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, स्टोन कैंसर, पत्थर का कैंसर, मार्बल कैंसर, संक्षारण के कारण क्षति होती है। संगमरमर व पत्थर विशेष रूप से इससे प्रभावी होते हैं। उदाहरण कौन सा, ताजमहल इसका एक एग्जाम्पल है। और मानव के ऊपर सांस का, त्वचा का, आंखों में जलन होती है इससे, तो ये उसकी इफेक्ट है। अब है पर्यावरण, प्रमुख पर्यावरण से संबंधित दिवस कौन कौन से 2025 और 26 का, ये प्रश्न आपका लगभग मान के चलो प्रश्न मिलने वाला है। तो पर्यावरण को लेकर के कौन कौन से संबंधित दिवस और थीम है, तो दिवस दोस्तों हम पढ़ेंगे। पहला कौन सा है, विश्व पर्यावरण दिवस, कब, 5 जून को। और 2025 की थीम आपसे पूछे, थीम क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, यह प्रश्न पूछ लिया गया है सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर। 2025 की थीम क्या थी, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, यह थीम थी 2025 की, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। और इसका मेजबान जो देश है वो कौन सा, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया इसका मेजबान देश है। लेकिन अब आपका एग्जाम 2026 में है दोस्तों, लिखा लो प्रश्न आने वाला है, 2026 का है। तो इसकी थीम क्या है, जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। 2026 की एनवायरनमेंट की जो थीम है वो है जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। और इसकी मेजबान करने वाली जो कंट्री है वो कौन सी, बाकू अजरबैजान। तो कंट्री कौन सी, बाकू अजरबैजान। 2025 के अंदर मैंने पढ़ा दक्षिण कोरिया, और अब है बाकू अजरबैजान 2026 के अंदर। इसी प्रकार से विश्व पृथ्वी दिवस की बात करूं मैं, तो कब बनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया गया। तो 2025 की जो थीम है वो क्या थी, इसकी थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह, इसकी थीम थी। लेकिन 2026 की जो थीम है ना वो क्या है, यह इसकी 56वीं वर्षगांठ है। तो 2026 की थीम क्या है, यह इसकी 56वीं वर्षगांठ है, ये इसकी थीम रखी गई है। और अब चलते हैं सेकंड लास्ट स्लाइड, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है, 22 मार्च को बनाया जाता है। दोस्तों 2025 की थीम थी ग्लेशियरों का संरक्षण करना। तापमान में वैश्विक स्तर पर तापमान की बढ़ोतरी होती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, तो उनका संरक्षण करना। 2025 की थीम थी ग्लेशियर का संरक्षण करना। लेकिन आपके 2026 भी पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जाम 26 हो रहा है। तो 2026 की थीम है जल और लैंगिक समानता। तो 2026 की थीम क्या रखी गई थी, जल और लैंगिक समानता इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट आगे नारा क्या, इसका स्लोगन क्या रखा गया, स्लोगन था जहां पानी बहता है वहां समानता, जहां पानी बहुता है, सॉरी, जहां पानी बहुता है वहां समानता बढ़ती है। जहां पानी बहुता है वहां पे समानता बढ़ती है, बहुता है, बहता नहीं, बहुता है। जहां पानी बहुता है वहां समानता बढ़ती है। और फोकस पढ़ेंगे किस पे किया गया, तो पानी का संकट महिलाओं और लड़कियों को कैसे प्रभावित करता है, इस पे फोकस किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फॉरेस्ट दिवस कब बनाते हैं? 21 मार्च को। 2025 की थीम थी वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड इसकी थीम रखी गई थी 2025 की, 21 मार्च 25 की। लेकिन अब 21 मार्च 2026 की थीम क्या थी जो भी बनाया गया है? इसकी थीम थी वन और अर्थव्यवस्था, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स इनकी थीम रखी गई है। उड़ता फिरता चलता फिरता प्रश्न है जो मिलने वाले हैं, पक्का प्रश्न कर सकते हो यहाँ पे, पक्का कंफर्म प्रश्न आने वाला है। थीम क्या थी? वन और अर्थव्यवस्था, और आजीविका चलाने और आर्थिक समृद्धि में वनों के योगदान के ऊपर यह केंद्रित है। और इसी प्रकार से अब मैं बात करूंगा, लास्ट स्लाइड आपकी ये, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। तो 2026 की जो थीम थी ना, वो थी औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण, इसकी थीम रखी गई है। और अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस यह कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। इसकी शुरुआत कब हुई? 30 मार्च 2023 से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। 2025 की थीम थी फैशन और वस्त्रों में शून्य अपशिष्ट की, और इसकी थीम रखी गई थी। लेकिन 2026 की जो इसकी थीम थी ना, वो थी खाद्य अपशिष्ट, फूड वेस्ट, इसकी थीम रखी गई है। 2026 वाली थीम आप सारे पढ़ के जाना, चाहे जल दिवस की हो, चाहे पृथ्वी दिवस की हो, चाहे ओजोन की हो, चाहे पर्यावरण दिवस की हो, ये सारी 2026 की थीम आपको तैयार करके ही जानी है। और अब इसके बाद चलते हैं इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय विश्व जैव विविधता दिवस, ये गलत लिख रखा 22 मई। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? 22 मई को बनाया जाता है। तो 2025 की जो थीम थी ना इसकी, वो क्या थी? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। तो 2025 की थीम क्या थी? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, इसकी थीम रखी गई। लेकिन 2026 की दोस्तों इसकी जो थीम है ना, वो है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पे काम करना। वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर के ऊपर काम करना 2026 की थीम है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन क्वेश्चन आएगा वो स्क्रीनशॉट यही डालनी है, फोटो और यही क्लिप डालनी है। 2026 की थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पे काम करना। और अब आगे चलते हैं, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर को, और प्रथम आपने पढ़ा कब बनाया? 16 सितंबर 1995 को। तो अब पढ़ेंगे, तो ये है 31वां, तो अब है 31वां ओजोन दिवस है, और 31वां ओजोन दिवस पढ़ेंगे। तो 2025 की जो थीम थी ना, वो क्या थी? विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक, यानी कि फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, इसकी थीम थी। आगे 2026 का आएगा सितंबर, तो वो बात की बातें हैं। उससे पहले आपका एग्जाम हो जाना है। तो कंटेंट अच्छा तैयार किया गया है, हमारी पूरी टीम ने अच्छी मेहनत की है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि हम आगे और अच्छा कर सकें। और अभी तक आपके लगभग कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और आपका पर्यावरण मुद्दे टॉपिक करवा दिया गया है। पॉलिटी के जो टॉपिक नए कराए हैं वो हम अलग से करवा ही रहे हैं। इसके बाद एक टॉपिक और इसका करवाएंगे अपने, प्रवास जनसंख्या का टॉपिक करवाना है, माइग्रेशन वाला करवाना है नई रिपोर्ट के साथ में, वो टॉपिक मैं करवा दूंगा। देखो टॉपिक करवाए नहीं तो 7-8 दिन लगते हैं कलेक्शन करने में, ताकि कोई प्रश्न गलत ना जाए, कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। बस आप लोगों का सपोर्ट, साथ स्नेह, प्यार बना रहे, बहुत अच्छा करेंगे और बेस्ट करेंगे। थैंक यू।